हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन किशनगढ़ ट्रेनवाल में। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में इतने लोग हमसे जुड़े और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज हैं तो लगातार इनको शेयर कर रहे हैं और हमारा जो चैनल है इसको लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, जैसे अगर सोशल साइट की बात करें तो उनमें जैसे कोई जोक्स वगैरह आते हैं तो उनको क्या है कि तेजी से वायरल कर देते हैं। अगर जैसे उनसे संबंधित अगर कोई एरर आ जाता है, जैसे डाउनलोडिंग में अगर कोई एरर आ जाता है तो बार बार प्रयास करते हैं उस जोक के लिए, उस मतलब कॉमेडी वीडियो के लिए, और अंत में 3-4 प्रयास के बाद में फिर उसको डाउनलोड करके और कई अपने जो उससे कांटेक्ट में हैं तो कई लोगों को वो शेयर करते हैं। क्या ये जो अभी जो हम जैसे जो जेड से संबंधित हो, आईसीआर से संबंधित हो, बीएचयू से संबंधित हो, जो भी क्लास ले रहे हैं, क्या इन जोक्स से कम है? तो हम चाहते हैं कि उन्हीं जोक्स की तरह, क्योंकि आपको पता है जो पढ़ाई है ये तो यहाँ जो चल रही है ये चीजें, ये कक्षा 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके साथ में कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी हम जो जेड से जेड आईसीआर की बात करें तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनसे ज्यादा फायदा होगा बच्चों को, और भी कई ऐसे बंदे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको इनसे ज्यादा फायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से इंटरेस्ट जोकिंग वीडियो में दिखाते हो उसी तरीके से हमारे इसमें भी दिखाएं। तो गाइस, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कौन कौन से टूल्स होते हैं, और फिर इसके बाद में ये भी पढ़ा कि जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी वो कैसे की जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं जेल विद्युत कण संचलन। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो इसमें देखिए 2 वर्ड हैं, एक तो है जेल, तो इसमें तो सामान्य सी चीज है कि जो जेल है वो कहाँ मिली जाएगी, और साथ में एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि किसी चीज को इलेक्ट्रिक करंट से अलग करना, आवेश के आधार पर अलग करना, ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर हिंदी की भी बात करें तो सेम यही चीज हो जाएगी कि जेल और फिर देखिए विद्युत यानी कि करंट, जेल और करंट की सहायता से कण यानी कि डीएनए कणों का संतुलन यानी कि उनकी गति करवाना, तो यह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे होता क्या है, जो डीएनए है उसको सेपरेट किया जाता है, यानी कि जो डीएनए है उसको पृथक किया जाता है, इसको अलग किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधि है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। अब पढ़ते हैं इसको विस्तृत रूप से। तो देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें एक मीडियम के तौर पर यानी कि एक मध्यस्थता के तौर पर एक जेल को काम में लिया जाता है, और वो जेल होती है एगारोस जेल। एगारोस जो जेल है इसके अतिरिक्त अधिकतर एगारोस जेल काम में ली जाती है, और कभी कभार पॉलीएक्रिलामाइड जेल है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर एगारोस जेल यहां काम में ली जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब ये जो एगारोस जेल है ये प्राप्त कहां से होती है? तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है, नेचुरल पॉलीमर, एक यानी कि प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। ये याद रखना, जो एक सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। समुद्री खरपतवार बोल सकते हैं या समुद्री घास बोल सकते हैं। तो एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो जेल है
ये प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन ये प्राप्त कहां से होता है, एगारोस जेल को कहां से प्राप्त किया जाता है, तो एगारोस जेल को एक समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया जाता है। और ये जो एगारोस जेल हैं, ये इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मध्यस्थता का काम करेगी, यानी कि एक प्रकार से मैट्रिक्स का काम करती है। अब यहां देखिए एक बार, जैसे जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका एक डायग्राम है, इसके सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक एगारोस जेल, इस तरीके से ये जो आंतरिक भाग है ये एगारोस जेल का है, जो एक स्लेब के ऊपर इसको डाल दिया गया है। मतलब जो जेल है उसको एक स्लेब होता है, स्लेब समझते हो जैसे कोई सिल्ली, ठीक है, तो स्लेब के ऊपर इसको रखा जाता है, इसे जेल को रखा जाता है। इसके बाद में क्या है कि ये जो जेल है इसमें कई प्रकार के पोर्स होते हैं, यानी कि कई प्रकार के छिद्र होते हैं इस जेल में। और साथ में क्या है कि यहां कुएं बनाए जाते हैं। ये जो वेल्स होते हैं, इस तरीके से जो कुएं बने हुए होते हैं, इनमें अभी आगे पढ़ेंगे कि इनमें डीएनए जो सैंपल है वो इन्हीं में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं यहां अभी, जैसे कि एक प्रकार से जेल, इसमें जो पोर्स बनते हैं, ये पोर्स से ही तो क्या करते हैं कि जो डीएनए है तो उसको क्षालन प्रभाव से, ये याद रखना, इसमें क्षालन प्रभाव से डीएनए को पृथक किया जाता है। ये क्षालन प्रभाव क्या होगा, तो अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो एगारोस जो जेल हैं, एक तो आवेश के आधार पर और साथ में डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर पृथक करने का कार्य करती है। तो इसका मतलब समझ गए कि दो चीजें, पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को पृथक करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आवेश के आधार पर और एक साथ में है कि डीएनए के जो आकार है या जो डीएनए खंडों का जो आकार है उसके आधार पर पृथक किया जाता है। वे आकार के आधार पर पृथक कैसे करेंगे, तो आकार पर या आकार के आधार पर पृथक करने के लिए जो जेल है इसमें पोर्स बने हुए रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। इससे पहले देखिए एक चीज देखते हैं यहां कि जैसे जो डीएनए है, तो आपको पता है डीएनए हमेशा ऋणावेशित होता है, डीएनए हमेशा ऋणावेशित होता है और ऋणावेशित होने के कारण यह हमेशा एनोड की ओर गमन करेगा। एनोड का मतलब कि जो धन इलेक्ट्रोड है उस ओर गमन करेगा। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि जो विपरीत आवेश हैं, जो असमान आवेश होते हैं, उनमें आकर्षण होता है। तो डीएनए की प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक, तो वो धन इलेक्ट्रोड की ओर यानी कि विपरीत आवेश धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर वो गमन करेगा। तो उसको यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं कि D फॉर डीएनए, ठीक है, कि D फॉर डीएनए। अब ये जो डीएनए है तो ये किस ओर गमन करेगा, तो ये एनोड की ओर गमन करेगा। तो देखिए इसमें, और अगर चार्ज की बात करें कि D फॉर डीएनए है तो इसमें चार्ज वो नेगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक होता है, तो ये एनोड की ओर गमन करेगा। ये ट्रिक है अगर याद रखना चाहे तो सबसे पहले आवेश की बात करें तो आवेश के आधार पर डीएनए को कैसे पृथक करेंगे, क्योंकि डीएनए ऋणात्मक होता है और वो हमेशा एनोड यानी कि धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। अब बात करते हैं कि जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो ये वेल्स बनाए हैं, इन वेल्स में रखने के लिए डीएनए सैंपल होंगे। अगर वो डीएनए सैंपल बहुत कम मात्रा में होते हैं अपने पास या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अगर उनकी मात्रा सीमित है तो क्या है कि उनको अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए उनका प्रवर्धन किया जाएगा। और जो डीएनए है तो इसको बहुत ही जल्दी अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए एक मशीन काम में लेते हैं जिसको बोला जाता है पीसीआर, जिसके बारे में अपनी अगली कक्षा होगी। तो जो डीएनए है उसका अगर जल्दी परिवर्धन करना है यानी कि जल्दी अधिक मात्रा में अगर डीएनए को प्राप्त करना है तो पीसीआर काम में ली जाएगी। आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे कि पीसीआर क्या होती है। अब यहाँ यह है कि डीएनए का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि जो डीएनए है इसकी मात्रा अपन ने बढ़ा ली है और सैंपल के तौर पर पर्याप्त मात्रा में अपने पास डीएनए है। तो क्या किया जाएगा उस डीएनए का, क्योंकि यहां से पीसीआर ने जो नया जो डीएनए बनाया है तो वो तो काफी लंबा चौड़ा होगा। जो डीएनए होगा जो पीसीआर ने बनाया है
तो पीसीआर के द्वारा क्या किया जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि जो डीएनए है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो उसको भी फिर क्या है, उस डीएनए को भी काटा जाएगा, यानी कि उसका डाइजेशन किया जाएगा, उसका पाचन किया जाएगा। तो जो डीएनए प्राप्त होता है उस डीएनए का सबसे पहले डाइजेशन किया जाता है, यानी कि उसको पाचित किया जाता है। पाचित किसके द्वारा किया जाएगा, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां भी बना है, वो पाचन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से होगा। यानी कि जो डीएनए है तो उसको जो पृथक किया जाएगा वो किसकी सहायता से किया जाएगा। ये पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि हमेशा डीएनए का जो पृथक है या डीएनए को जो काटने का तरीका है तो उनसे संबंधित एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब ये यहां है कि पीसीआर से प्रवर्धन के बाद में जो डीएनए है इसका डाइजेशन भी कर लिया। अब जो ये पाचित जो डीएनए है इसका क्या किया जाएगा, क्योंकि ये डीएनए अपने पास सैंपल के तौर पर उपलब्ध है, तो इन डीएनए सैंपल्स को क्या किया जाता है, वेल्स में, यानी कि यहाँ जो ये कुएं बने हुए हैं इन कुओं में उसको डाला जाता है। जो अपने पास पर्याप्त मात्रा में जो डीएनए सैंपल हैं उनको इन कुओं में डाला जाता है, यानी कि इन वेल्स में डाला जाता है। जिससे क्या होगा, तो जिससे जो डीएनए है वो अभी देखेंगे कि चार्ज के आधार पर और आकार के आधार पर पृथक पृथक होगा। तो यहां देखिए एक बार कि जैसे ही इन डीएनए को इन वेल्स में डाला जाता है तो आपको पता है डीएनए ऋणात्मक प्रवृत्ति का है, और जो डीएनए ऋणात्मक प्रवृत्ति का है तो वो किस ओर गमन करेगा, वो हमेशा धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर गति करेगा। तो यहाँ जो वेल्स में जो डीएनए सैंपल भरे हुए हैं वो इस तरीके से भीतर अंदर की ओर किस ओर गमन करेंगे, एनोड की ओर गमन करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां से ये डीएनए के जो सैंपल है वो एनोड की ओर गति करेंगे। तो एक तो चार्ज के आधार पर पृथक हो रहे हैं। अगर अब दूसरी बात करते हैं यहां से, तो यहां जो पोर्स बने हुए रहते हैं, जो एगारो जो जेल हैं उससे जो पोर्स बने हुए रहते हैं, तो यहां से जब डीएनए की गति होती है तो डीएनए के खंड किस प्रकार से, आकार के आधार पर किस प्रकार से पृथक होते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर जैसे दो बंदे अगर दो लगा रहे हैं, उनमें एक है वो भारी है, एक जो बंदा है वो भारी है, वो मोटा है, और एक पतला है, तो आपको पता है कि तेज कौन दौड़ पाएगा, किसकी गति तेज होगी, तो पतला उसकी गति तेज होगी, और जो भारी है जो मोटा है वो धीरे चलेगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ जो डीएनए के सैंपल होते हैं जब इनके एनोड की ओर गति होती है तो जो डीएनए हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, वो क्या है कि तेजी से गति करते हैं, यानी कि वो आगे की ओर निकल जाते हैं। और जो डीएनए भारी होता है, यानी कि जो डीएनए खंड वजन में भारी होते हैं तो उनकी गति धीरे होती है। तो धीरे होने के कारण वो पास में गति करते हुए दिखाई देंगे, और जो छोटे डीएनए खंड हैं वो तेजी से गति करेंगे। तो जो बड़े डीएनए खंड हैं वो इन वेल्स के पास रहेंगे, और जो छोटे डीएनए खंड हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो यहां देखिए एक बार, जो डीएनए यहां जो कॉमन जो डीएनए के सैंपल थे, यानी कि जो भारी थे और जो हल्के डीएनए खंड थे, यानी कि जो बड़े डीएनए खंड थे और जो छोटे डीएनए खंड थे, वो यहाँ वेल्स में तो कॉमन थे, सम्मिलित रूप से रखे हुए थे। लेकिन अब यहां देखिए एक बार, उन डीएनए खंडों का आकार के आधार पर पृथक्करण हो गया है, यानी कि जो छोटे डीएनए खंड है वो आगे निकल गए हैं और जो बड़े डीएनए खंड है वो पीछे रह गए हैं। तो यहाँ इस प्रकार से पृथक्करण हो जाता है डीएनए खंडों का। अब देखिए दूसरा यह है कि यहाँ जो आवेश दिया जाता है, यह आवेश किस कारण से उपलब्ध होता है। तो जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं तो उनमें इस चीज को नहीं बताया गया है, वहां डायरेक्ट सीधे तरीके से आवेश की बात की गई है। तो ये जो आवेश बनता है, ये आवेश किस कारण से बनता है, तो यहाँ जो ये जो स्लेब है, इस स्लेब को एक बफर बॉक्स पर रखा जाता है। ये याद रखना इसमें कि जो ये स्लेब होता है जिस पर एगारो जेल होती है, इस स्लेब को बफर बॉक्स में रखा जाता है। और ये जो बफर बॉक्स होता है इसमें बफर सॉल्यूशन भरा रहता है, और वो जो बफर सॉल्यूशन है वो जो फ्री आयंस होते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र आयंस होते हैं उनको कैरी करता है, यानी कि उनमें गति कराता है। और आपको पता है कि जहां आवेशों का मूवमेंट होता है, यानी कि जहां आवेशों की गति होती है, जहां जो फ्री आयंस हैं उनका मूवमेंट होता है, तो वहां क्या है, पूरी तरीके से आवेश बन जाता है।
तो यहाँ ये चीज है कि डीएनए का एक तो आवेश के आधार पर और एक आकार के आधार पर यहाँ पृथक्करण हुआ है। अब क्या किया जाता है कि यहाँ जो डीएनए खंडों की जो गति हुई है वो अपनी जो नग्न आंखें हैं इनसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि डीएनए तो काफी छोटा होगा तो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये जो डीएनए है या ये जो डीएनए के जो खंड हैं तो इनको अभिरंजित किया जाता है। और अभिरंजन के लिए यहाँ डीएनए के अभिरंजन के लिए इथिडियम जो ब्रोमाइड यौगिक है इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ जो डीएनए है वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या है यहाँ जो डीएनए खंड है इनका इथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से अभिरंजन किया जाता है। और इसके बाद में जो यूवी रेज है यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती है तो इनको या पराबैंगनी जो प्रकाश है इनको इनके ऊपर डाला जाता है, यानी कि डीएनए खंडों के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। तो अभिरंजन और इस प्रकाश के बाद में जो डीएनए जो बैंड्स है यानी कि जो डीएनए के जो खंड हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, यानी कि लगभग चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में ये डीएनए खंड दिखाई देते हैं। तो जैसे ही ये चमकीली नारंगी रंग के पट्टियों के रूप में डीएनए खंड दिखाई देते हैं तो इनको फिर काटा जाएगा, यानी कि अब डीएनए के खंड हैं वो आकार के आधार पर अलग अलग हो गए हैं तो इनको श्योर है कि इनको वहां से हटाया जाएगा, यानी कि पृथक किया जाएगा, तो वहां से काटा जाएगा। तो ये जो चीज है यहाँ जो डीएनए है तो इन डीएनए को क्या किया जाता है, इन डीएनए को एगर और जेल के माध्यम से यहाँ से काटा जाता है, यानी कि जो जेल है इस जेल की सहायता से ये जो डीएनए है इन डीएनए को इस तरीके से यहाँ से पृथक कर लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ से इसको पृथक कर लिया जाता है, यानी कि डीएनए खंडों को काट लिया जाता है। अब ये जो कटे हुए डीएनए खंड हैं आपको पता है इनको अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जो बड़े डीएनए खंड है इनको अलग तरीके से काट कर पृथक कर रहे हैं और जो छोटे डीएनए खंड हैं इनको अलग से काट कर इनको पृथक कर रहे हैं। और काटने के लिए यहाँ जेल का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए इसमें ये यहाँ लेंस बनी हुई है, इन लेंस की बात करें तो जो फर्स्ट लेंस है इसमें डीएनए का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ फर्स्ट लेन में डीएनए का मूवमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेन वाला जो डीएनए होता है यहाँ वो हमेशा यानी कि जो फर्स्ट लेन है इसमें जो डीएनए है वो अनडाइजेस्टिव होगा, यानी कि जो अपाचित डीएनए है वो यहाँ रहता है। तो अपाचित जो डीएनए है वो लंबाई में ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसका आकार के आधार पर पृथक्करण नहीं हो पाता है। और बाकी 2, 3 और 4 यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी लेन में जो डीएनए सैंपल हैं उनका इस आधार पर पृथक्करण हो जाता है और उनको जेल की सहायता से काट कर अलग कर लिया जाता है। अब क्या करेंगे, यहां से जो कटे हुए डीएनए खंड हैं तो इनको जो पुनर्युगज डीएनए बनाना है तो पुनर्युगज डीएनए बनाने के लिए यहां से डीएनए को चुन लिया जाएगा और वहां के डीएनए के साथ में जोड़ दिया जाएगा जिसे पुनर्युगज डीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यानी कि जो जेल विद्युत कण संचलन है इसके द्वारा डीएनए का सेपरेट किया जाता है, यानी कि डीएनए को पृथक किया जाता है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में ये एक विधि है, तो ध्यान दीजिए यहां से कि इसमें जो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको सही तरीके से क्वेश्चन बना के और भी सही तरीके से कि जैसे जो डीएनए का जो डाइजेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, डीएनए को विरंजन किस यौगिक से किया जाता है, जो डीएनए के जो खंड हैं अभिरंजित होने के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस रंग के दिखाई देते हैं, इनको काटा किसके माध्यम से जाता है। तो कई प्रकार के यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं कि एगर और जेल है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको आप बना सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो और फिर इसकी तैयारी कर सकते हो। तो देखिए लगातार जो हमारा चैनल है इसे जुड़े रहिए, इसी प्रकार के जो वीडियो है वो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।